हर रंग हर रेखा में छुपा है कला का ज्ञान। सृजन वाटिका बनाएगा इस यात्रा को आसान। सभी कलाकार सहचरों का सृजन वाटिका में हार्दिक अभिनंदन है। हम जानेंगे कि छोटा सा शब्द कला कितना व्यापक है। इससे पूर्व की वीडियो में हमने चर्चा की थी कला के ऐतिहासिक कालों और उसकी रूपरेखा के बारे में। आशा है आपने वह वीडियो देखी होगी। यदि नहीं तो फिर उसका लिंक आपको आई बटन अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन अध्येताओं ने वो वीडियो देखी है वो जानते हैं कि कला की शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल से। और कहाँ के प्रागैतिहासिक काल से? जी, आपने सही पहचाना, यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल से। इससे पहले कि हम यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल को पढ़ें, कला शब्द का अर्थ जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस कला शब्द के रहस्य को खोलते हैं। सामान्य रूप से कुशलतापूर्वक किया गया कोई भी कार्य कला कहा जा सकता है, जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर का निर्माण करना, गीत गाना, काव्य रचना इत्यादि। यहाँ कुशलतापूर्वक शब्द अधिक महत्वपूर्ण है। गीत गाना कला तभी हो सकता है जब गीत सुमधुर हो, लय हो और सुर और ताल के साथ गाया जा सके। कुशलतापूर्वक किया गया कोई भी कार्य कला है, जिसमें रूप, भाव, रस की सुंदर अभिव्यक्ति हो। यह मानव मन को सुंदर और प्रांजल बनाती है। भारत में सर्वप्रथम कला की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत में सर्वप्रथम कला की उत्पत्ति ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से होती है, जिसका अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख लाने वाला। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है पसंद करना या मस्त करना। कुछ विद्वान इसे कंग अर्थात आनंद के रूप में लेते हैं। कला शब्द को प्रायः अंग्रेजी में आर्ट का पर्याय माना जाता है। कला शब्द की उत्पत्ति आर्स या आर्टन से मानी जाती है। ग्रीक भाषा में कला का रूपांतरण देखने से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है नैपुण विशेष। कला शब्द प्रायः का प्रयोग लगभग 13वीं शताब्दी में मिलता है। कला शब्द का यथार्थवादी या प्रमाणित प्रयोग सर्वप्रथम प्रथम सदी में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कला को शिल्प कहा जाता है। शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में किया है, किंतु इन दोनों में क्या भेद है इसको स्पष्ट नहीं किया है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में नर्तक, वादक और गायक को शिल्पी कहा है। इन्होंने शिल्प को 2 भागों में बांटा है। पहला चारुकला अर्थात ललित कला, दूसरा कारुकला अर्थात उद्योग या उपयोगी कला। ललित कला में सभी ललित कलाएं आती हैं, जिससे काव्य हुआ, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, ये सब आती हैं। जबकि कारुकला में उपयोगी कलाएं आती हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी होती हैं, जैसे बढ़ई बनाता है, सोनार गिरी करना, लोहार गिरी करना, ये सब चीज़ें इस कला में आती हैं, उपयोगी कला में। ब्राह्मण में नृत्य और गीत को शिल्प माना जाता है।
ललित विस्तार में 86 कलाओं का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार प्रबंध कोश में 72 कलाओं का वर्णन किया गया है। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर हैं। ये जो ललित विस्तार है इसको याद करना बहुत कठिन होता है कि इसमें कितनी कलाएं हैं, इसीलिए हम इसे ट्रिक से थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। जो ललित में ल देख रहे हैं ये थोड़ा सा 8 की तरह मिलता जुलता है। इसी तरह जो विस्तार का र है अगर उसे आप देखिए तो 6 की तरह दिखता है। तो इस तरह से हम इसको याद रख के ललित विस्तार है तो 86 कलाएँ हैं, 86 कलाएँ हैं। प्रबंध कोश में जो प्र है ये देखिए इसमें 7 की तरह दिख रहा है नीचे का भाग, और ऊपर का भाग उल्टा 2 की तरह दिख रहा है। इस तरह हम इसको 7 और 2 को एक साथ करके 72 या 72 याद कर सकते हैं कि इसमें 72 कलाएं होती हैं। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यदि ऐसा प्रश्न आता है तो हम सर्वप्रथम यजुर्वेद लगाएंगे। अगर प्रश्न आता है कि 64 कलाओं का क्रमबद्ध तरीके से कहाँ उल्लेख मिलता है तो हम कामसूत्र लगाएंगे। बाकी कादम्बरी हुआ, अग्निपुराण हुआ और शुक्लनिषाद हुआ, इन सभी में 64 कलाओं का उल्लेख है। मेनली इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यजुर्वेद और कामसूत्र में, और प्रश्न गलत हो जाता है। अगर सर्वप्रथम पूछता है, एक बार मैं पुनः दोहरा रही हूँ, सर्वप्रथम पूछता है तो हम यजुर्वेद लगाएंगे। अगर क्रमबद्ध तरीके से कहाँ 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है तो हम कामसूत्र लगाएंगे। यदि प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक कलाओं का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है तो वो उस पुस्तक का नाम कला विलास है, जिसके राइटर क्षेमेंद्र हैं। इसमें सर्वाधिक कलाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए क्षेमेंद्र की कला विलास पुस्तक के कलाओं का वर्गीकरण देखते हैं, जिसमें 64 जनोपयोगी कला है, 64 सुनारों की कला है, 64 वेश्याओं की कला है, 10 भेषज कला है, 16 कार या सूक्ष्म कला है, 100 सार कलाएँ हैं, 32 पुरुषार्थ कलाएँ हैं। पुरुषार्थ के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आते हैं। कला प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के ये 4 प्रयोजन को प्राप्त करना ही कला का मुख्य उद्देश्य है। कलाओं को हम एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। आपने अम्रपाली का नाम सुना ही होगा। वह अति सुंदर थी, जिसको प्राप्त करने के लिए लोग लड़ाई भी करते थे। राजाओं में युद्ध होने लगा था। उनके माँ बाप चिंतित थे। इसीलिए उनके माँ बाप ने उन्हें नगरवधु बना दिया था। ट्रिक हमारी इस तरह प्रकार की है। अम्रपाली ने जन उपयोग के लिए वेश्या बन गई और उसके पास कई सोनार 64 तरह के उपहार लेके आते थे। जन उपयोग से जन उपयोगी कला, वेश्या से वेश्याओं की कला, सोनार से सोनारों की कला, सभी कलाएं 64 हैं। इनमें से कुछ भी आ जाए आप 64 मार दीजिएगा। भेषज दवा यानी निरोग करना या औषधि, 10 से दवा, 10 से 10। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे भेषज की कला को आसानी से याद कर सकते हैं। अब बारी आती है कायस्थों, सार और पुरुषार्थ की। इसे हम एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक स्त्री है। एक स्त्री एक पुरुष को देखती है, उसकी कल्पना करने लग जाती है और उसे प्राप्त करने के लिए दुगनी मेहनत करती है और 16 सोमवार का व्रत रखती है। उसकी 100% भक्ति को देखकर भगवान उसे सार रूप में उस पुरुष को दे देते हैं। कल्पना से
कायस्थों की कला 16 है। उसने पुरुष को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी? दुगनी। जब हम 16 को दुगना करेंगे तो पुरुषार्थ की कलाएं प्राप्त हो जाएंगी। पुरुषार्थ की कितनी कलाएं हैं? 32 कलाएं हैं। 100% से हम सार कलाओं को याद कर सकते हैं, जो सार कलाएं 100 हैं। प्राचीन भारत में प्रतीक निर्मित कला को देवशिल्पी कहते हैं। देवशिल्पी को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहा जाता है। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक ग्रंथ में स्पष्टता लिखा है कि साहित्य, संगीत तथा कला के विहीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन है। अब चलते हैं कला की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। कला सत्य की अनुकृत है। प्लेटो का कथन है कि कला नकल है। नकल, अनुकृत का अर्थ नकल करना होता है। संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी नकल के द्वारा ही सीखता है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं सभी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वो नकल के द्वारा की गई हैं, उनकी खुद की कला नहीं है। अब अरस्तु की कला देखते हैं। अरस्तु महोदय जी भी यही बोलते हैं कि कला अनुकरण है, मतलब जो सीखा हुआ है उसी को सीखता है बच्चा, वही कला अनुकरण है। फ्रायड महोदय कहते हैं कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, यानी जो इच्छाएं हमारी दबा दी गई हैं उसी को हम कला के रूप में प्रकट करते हैं। इसीलिए कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। रविन्द्रनाथ महोदय जी का कथन है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यानी मनुष्य के अंदर जो भी भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो कौशल है उसको व्यक्त करता है अपने तरीके से, अपने माध्यम से, वही कला है। हीगल महोदय कहते हैं कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। भौतिक और अभौतिक ये सभी जानते हैं, तो उसी भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम, एक साधन है। एक परिभाषाएं कला के विविध आयामों को दर्शाती हैं जो अभिव्यक्ति, अनुकरण और आंतरिक भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। अब बारी है कला के वर्गीकरण या प्रकार के बारे में। कला 2 प्रकार की होती है, देवशिल्पी और मानव शिल्पी। पुनः हम मानव शिल्प को 2 भागों में विभक्त करते हैं, कारुकला या चारुकला। एक चारुकला, दूसरा चारुकला है। कारुकला को उपयोगी कला कहते हैं। यूरोप में इसे उदार कला भी कहते हैं। चारुकला को ललित कला कहते हैं। ललित कला में आती है हमारी मूर्ति कला, काव्य कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, ये सब ललित कला में आती है। उपयोगी कला में हमारी आती है बढ़ईगिरी, छपाई, रंगाई, पोस्टर बनाना या सोनारगिरी करना, बहुत सारे कार्य जो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है वो सभी कार्य उपयोगी कला में आते हैं। हीगल ने ललित कला को 5 भागों में विभक्त किया है, काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। उन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। उसके बाद संगीत कला को माना गया है। उसके बाद चित्रकला को तीसरे स्थान पे रखा है उन्होंने। चौथे स्थान पे उन्होंने मूर्तिकला को दिया है और वास्तुकला को सबसे निम्न स्थान दिया है। कला को अन्य प्रकार से भी बांटा गया है, स्थिर कलाएं और गतिशील कलाएं, रूपबद्ध कलाएं और रूपरत कलाएं। स्थिर कलाएं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, स्थिर अर्थात अस्तित्व, एक गतिशील नहीं है, एक जगह स्थिर रहती हैं, जैसे चित्र, मूर्ति और वास्तुकला। इसे देश सापेक्ष कला भी कहते हैं। गतिशील कलाएं में
नृत्य, काव्य और संगीत कला आती है। इन्हें काल सापेक्ष कला भी कहा जाता है। काव्य गतिशील कलाएं हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। कला को अन्य प्रकार से भी बांटा गया है। स्थिर कलाएं, गतिशील कलाएं, रूपप्रद कला, अरूपप्रद कला। स्थिर कलाओं में चित्र, मूर्ति और वास्तुकला आती है। इन्हें देश सापेक्ष कला भी कहा जाता है। स्थिर कलाएं यानी जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें अस्थायित्व है, एक जगह स्थिर रहती हैं। ये गतिशील और चलायमान नहीं है। गतिशील कलाओं के अंतर्गत नृत्य कला, काव्य कला, संगीत कला आती है। इन्हें काल सापेक्ष कला भी कहा जाता है। गतिशील कलाएं, जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें गति होती है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है, यानी जिसका अर्थ समय के साथ साथ बदलता रहता है, विकसित होता रहता है, जिसमें नई नई शैलियाँ, ढंग, रूप प्रस्तुत होते रहते हैं। गति का मतलब यहाँ सिर्फ हलचल से ही नहीं है। काव्य भी गतिशील कला है, जिसमें एक ही काव्य का अर्थ अलग अलग श्रोता अपने अपने ढंग से अलग अलग लगाते हैं। समय के साथ काव्य का अर्थ बदलता भी रहता है। रूपप्रद कला, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये मूर्त कलाएं होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि मूर्ति हुआ, वास्तुकला हुआ, चित्रकला हुआ। अरूपप्रद कला, ये कलाएं अमूर्त होती जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इनके भाव के अनुसार, अपने भाव के अनुसार इन्हें अनुभव कर सकते हैं, जैसे संगीत कला और काव्य कला। दृश्य कलाएं और श्रव्य कलाएं, जिन कलाओं को हम श्रवण इंद्रिय द्वारा ग्रहण करते हैं यानी सुनते हैं, उन्हें हम श्रव्य कलाएं कहते हैं। जैसे गीत और काव्य हुआ, या वाद्य यंत्र बजाना, जिसे हम सिर्फ सुनते हैं। दृश्य कलाएं वो कलाएं होती हैं जिन्हें हम नेत्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं, देखते हैं, उन्हें दृश्य कला कहते हैं। जैसे चित्र, मूर्ति, स्थापत्य कला, नृत्य कला इसी वर्ग की कला में आते हैं। अब हमारा आता है निम्न कला और उच्च कला। निम्न कला में पात्र कला, खिलौना, वेस्टर्न के कारीगर के आभूषण निम्न कलाएं के अंतर्गत आती हैं। इन्हें माइनर आर्ट भी कहते हैं। उच्च कला के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्ति कला और चित्रकलाएं आती हैं। इन्हें उच्च कला कहते हैं। इनको मेजर आर्ट भी कहा जाता है। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इसका मतलब है ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला के षडंग के बारे में। भारतीय चित्रकला के 6 अंग षडंग कला के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं, जिनका उल्लेख सर्वप्रथम जयमंगला नामक ग्रंथ में मिलता है। जयमंगला नामक ग्रंथ की रचना यशोधर पंडित ने की है 11वीं से लेकर 12वीं सदी तक। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सादिस्वलिका भंग इत चित्र षडंकम। रूप भेद, रूप के बाहरी भेदों का अध्ययन। रूप भेद का अर्थ है कि चित्रकार को रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। वह रेखाओं के प्रयोग से विषय वस्तु के बाहरी ढांचा, आकार बना सके। जैसे मछली वक्र आकृति की होती है, वहीं बिल्डिंग सीधा होता है, और कीप या पैनल मुड़ी हुई होती है, वहीं पहाड़ शंकु आकार होता है। और कुछ चीज़ें जिनका कोई रूप और निश्चित आकार नहीं होता, जैसे अग्नि, हवा, बादल, लताएं, इनका भी रूपरेखा चित्रकार को बनाना और तैयार करना आना चाहिए।
रूप से हमारा तात्पर्य आकृति की रचना से है। रूप की पहचान दो माध्यम से होता है, एक आँखों द्वारा, दूसरी आत्मा द्वारा। किसी भी कलाकृति की रूपरेखा जितना स्पष्ट, स्वाभाविक, सुंदर होगी, चित्र उतना ही उत्कृष्ट होगा। रूप भेदों से अनभिज्ञ होने के कारण चित्रकार वास्तविक रूप को नहीं आंक सकता। चित्रकला के षडंग में प्रमाण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमाण का अर्थ मान, कद, कैडा, सीमा या वस्तु के ब्यौरे से लगाया जाता है। वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और सही अनुपात चित्रकार को आना चाहिए। प्रमाण के लिए संबद्धता का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा गया है। प्रमाण में 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया जाता है। मानव साधारण 8 ताल, उत्तम मानव को 9 ताल माना गया है। भयानक को 12 ताल माना गया है। राक्षस को 16 ताल माना गया है। कुमार को 8 ताल और बालक को 5 ताल माना गया है। प्रमाण में अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई और शरीर रचना आती है। भाव का संबंध आकृति की भंगिमा और रस से संबंधित है। मानव मन अपने भावों के अनुकूल ही सांसारिक अनुभवों को अपनी कृति में अभिव्यक्त करता है। भाव ही कुछ अन्य स्थितियों के संयोजन से रसत्व को प्राप्त होता है। भाव को कलाकृति की आत्मा कहा गया है, जिसे अभिव्यक्त देने के लिए कलाकार को चित्रकला के अन्य अंगों का सहारा लेना पड़ता है। लावण्य योजना बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक होता है। लावण्य को कांति, दीप्ति, लुनाई भी कहते हैं। बाष्पद गौरीला के अनुसार लावण्य को मानो कसौटी पर सोने की रेखा अथवा पहनने की सुनहरी साड़ी पर किनारी कही गई है। रूप गोस्वामी अपने नीलमणि उज्ज्वल ग्रंथ में कहते हैं कि मोती की तरलता के भांति शोभित होने वाला गुण ही लावण्य है। सादृश्य का अर्थ है मूल वस्तु की प्रतिकृति में समानता, यानी हूबहू रूप उसी तरह बनाना चाहिए जैसा है। ये उसमें कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। सादृश्य का अर्थ है प्रतिरूप या समानता या हुबहू या विचारों और आकृति में समानता। चित्र चाहे काल्पनिक हो चाहे सत्य हो, उसे ऐसा होना चाहिए कि उसे देखते ही कोई भी व्यक्ति उसे तुरंत पहचान ले कि वो किसका चित्र बना है। किसी मूल वस्तु के साथ उसकी प्रकृति की समानता का नाम ही सादृश्य है। अगर हम भगवान श्री राम का चित्र बनाते हैं तो वो उसी तरह दिखना चाहिए, राम के गुण के मुताबिक। अगर हम श्री कृष्ण का चित्र बनाते हैं तो मुझे उस तरह दिखना चाहिए कृष्ण के गुण के मुताबिक। जैसे कृष्ण में मोर पंख और मुरली रहता है उनके हाथ में, उसी तरह राम के हाथ में धनुष होता है। वर्णिका भंग विभिन्न रंगों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्णिका भंग को षडंग में सबसे बाद के स्थान पे इसलिए रखा गया है क्योंकि यह चित्र के षडंगों में की सबसे कठिन साधना होती है। वर्णिका भंग का अर्थ है विभिन्न रंगों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। विभिन्न यानी अनेक रंगों की,
वर्णिका, वर्ण यानी रंग को वर्णिका भंग करते हैं। कोई भी चित्र में हम विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं, एक रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कोई भी फूल बना रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि अगर हम हल्के कलर रखते हैं और हल्के कलर का फूल भी बनाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या बनाए हैं। इसी तरह अगर हम पृष्ठभूमि हल्के रंग का रखते हैं और फूल को डार्क कलर से बनाते हैं, चाहे उसी कलर से ही बनाएं, एक ही कलर से बनाएं, तो भी वो देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा और आकर्षक चित्र बनेगा। इसी को वर्णिका भंग करते हैं। कहाँ से कहाँ पर कौन सा रंग प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इसको वर्णिका भंग कहा जाता है। और इसका गुण एक चित्रकार को आना चाहिए। ब्रश तूलिका कहाँ हल्का चलानी है, कहाँ गाढ़ा चलाना है, ये भी एक चित्रकार को आना चाहिए। इसीलिए इसे चित्रों की सबसे कठिन साधना कहा गया है, वर्णिका भंग को। चलते हैं कलागत तत्वों पे। रेखा, कला के 6 तत्व होते हैं: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। अब हम रेखा के बारे में बातें करेंगे। रेखा 2 प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को सरल रेखा कहते हैं। और वक्र रेखा वो रेखा जो बार बार अपनी दिशा को बदलती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। रूप यानी आकृति। रूप को ही आकृति कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, सक्रिय या निष्क्रिय। निष्क्रिय को ही सहायक रूप भी कह सकते हैं। सक्रिय आकृति वह आकृति होती है जो चित्र में मुख्य रूप से संयोजित होती है। चित्रकार उसे चित्र में प्रधान स्थान पर रखता है। और अन्य आकृतियाँ जो निष्क्रिय रूप से उस चित्र को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती हैं, उसे सहायक रूप या सहायक आकृति या निष्क्रिय आकृति कहते हैं। अब हम समझते हैं समात्रिक और असमात्रिक। समात्रिक यानी नियमित, समात्रिक यानी नियमित आकृति और अमात्रिक यानी अनियमित आकृति। समात्रिक यानी समान, पहली आकृति के समान शेष दूसरी आकृति को समात्रिक कहते हैं। जैसे हम एक बाल लेते हैं, उसे 20 से डिवाइड कर देते हैं तो दूसरा वाला शेष दूसरा भाग पहले भाग के समान ही होता है। इसी तरह त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, ग्लास हुआ, घन हुआ इत्यादि। असमात्रिक, मान लीजिए हम केतली लेते हैं तो केतली का शेष भाग अगर हम उसे 20 से डिवाइड करते हैं तो पहले भाग के समान नहीं होता, असमान होता है। इस तरह शंख हुआ, उसका पहला भाग दूसरे भाग के असमान है, इसीलिए इसे अनियमित या असमात्रिक या असमान कह सकते हैं। सरल भाषा में इसे असमान कहेंगे। आकृतियों का प्रतीक, वर्गाकार आकृति स्थिरता का प्रतीक है। वृत्त निरंतर गति का प्रतीक है। ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज ऊपर की ओर गति का प्रतीक होता है। अंडाकार आकृति सौंदर्य का प्रतीक होता है और लावण्य का प्रतीक होता है। रंग यानी वर्ण का महत्व सिर्फ कला में ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जीवन में भी है। रंग के बिना मानव जीवन नीरस प्रतीत होता है। रंग प्रकाश का गुण है और चित्रकला का एक महत्वपूर्ण तत्व है। रंग का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था 1660 में। उन्होंने प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों को, प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड करके बताया गया है, 7 रंग, जिसे बिग ग्योर कहते हैं। रंग और वर्ण के 3 गुण होते हैं: रंगत, मान, सघनता। ह्यू, वैल्यू और आइडेंटिसिटी।
इंटेंसिटी वर्ड की शुद्धता, वैल्यू को रंग का हल्कापन या गहरापन कहते हैं, और रंगत का यानी ह्यू रंग की प्रकृति, पीलापन, नीलापन, हरापन, लालपन ये होता है। रंगों का वर्गीकरण, मुख्य रंगतें पीली, लाल, नीली होती हैं। द्वितीयक वर्ण, दो रंगों को मिलाने से, दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक वर्ण बनता है, जैसे हमारा हरा, बैगनी, नारंगी। तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जिसमें काले में सफ़ेद मिला देंगे तो हम बनेगा ग्रे हमारा। काला और सफ़ेद को तटस्थ रंग कहते हैं। अब बारी आती है तान की। रंगत के गहरेपन व हल्केपन को तान कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: छाया, मध्य प्रकाश, प्रकाश। बारी आती है पोत या तान की। किसी भी वस्तु के धरातल या बनावट के गुण को पोत या वयन कहते हैं। चित्रकार पोत का अनुभव चक्षु यानी नेत्र व स्पर्श के द्वारा यानी छूकर कर सकता है। पोत भी 3 प्रकार के होते हैं। प्राप्त, जो प्रकृति द्वारा हमें निर्मित होता है उसे प्राप्त पोत कहते हैं। अनुकृत, जो किसी को दोबारा बनाया जाए, किसी चीज़ को देख के बनाया जाए उसे अनुकृत कहते हैं। नकल द्वारा निर्मित पोत को अनुकृत कहते हैं। तीसरा होता है सृजित पोत, जिसे चित्रकार स्वयं बनाता है, अपने आप मटेरियल से अपने इकट्ठा करके स्वयं ही बनाता है, मतलब उसका ही सृजन किया गया है, उसका ही बनाया हुआ पोत होता है, उसे सृजित पोत कहते हैं। अब बारी आती है अंतराल की। चित्रकार जिस भूमि पर कार्य का अंकन करता है उसे अंतराल कहते हैं। चित्रकार का कार्य क्षेत्र ही अंतराल कहा जाता है। अंतराल 2 आयामी होता है। किसी शून्य अंतराल पर सक्रियता एक बिंदु के द्वारा प्रकट की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। अंतराल का विभाजन होता है सम और असम 2 भागों में। सम यानी समान, असम यानी असमान विभाजन। जब चित्रकार चित्र बनाता है अंतराल पर तो वो इन सब बातों को ध्यान रखता है। सम और असम विभाजन के अनुसार ही वो चित्र का निर्माण करता है। अब आती है बारी कला अध्ययन के स्रोत की। प्राचीन कला इतिहास को जानने के लिए विभिन्न साधन की सहायता करते हैं। प्रमुख स्रोत धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं हमारे। फिर आती है ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे, जैसे सम्रांगण, सूत्रधार हुआ, कादम्बिनी हुआ, हर्षचरित हुआ। कुछ शिलालेख हैं जैसे बादामी, अजंता गुफा, बाघ गुफा, अशोक के धर्मलेख। मोहरें और मुद्राएं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें, हड़प्पा से प्राप्त मोहरें, मौर्यकालीन और मुगलकालीन मोहरें। प्राचीन खंडहर, बादामी, बाघ, अजंता, एरोला के गुफा मंदिर। यात्रियों के वृत्तांत, जैसे मेगास्थनीज ने जो किताबें लिखी, फाहियान ने जो किताबें लिखी, इनसे भी हमें कला के अध्ययन के स्रोत मिल जाते हैं। अब हम भारतीय चित्रकला के कुछ विशेषताएं को भी देखेंगे। हमारा भारतीय कला धार्मिकता प्रधान है। इसमें धार्मिकता की भावना निहित होती है। जो भी चित्रकार चित्र बनाते हैं उसमें धार्मिकता की भावना निहित होती है। आदर्शवादिता, वो आदर्श के मुताबिक होता है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम भी हमारा एक आदर्श वाक्य है। भारतीय चित्रकार कल्पना पर निर्भर होते हैं। उनके चित्र काल्पनिक होते हैं। प्रतीकात्मक, जिसमें स्वास्तिक हुआ, सिंह, कमल, मोरपंख, ये सब प्रतीक हैं। हमारे कला में इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। सामान्य पात्र विधान,
सामान्य पात्र विधान का अर्थ है पात्रों की आकृति, आकार, प्रकार और अनुपात और उसकी आयु, व्यवसाय के अनुसार निश्चित और व्यक्तिगत चेहरे के अनुसार बनाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कलाकार किसी पात्र को चित्रित करते समय यह देखता है कि वह पात्र कौन है, राजा है, साधु है, देवता है, राक्षस है, स्त्री या गंधर्व है। उसी के अनुसार उसका रूपरेखा, आकार, भाव और अनुपात तय करता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए वो राजा का चित्र बनाता है तो उसको भव्य वस्त्र, मुकुट और राज सिंहासन पर बैठा हुआ चित्रित करेगा। साधु का चित्र बनाता है तो कम वस्त्र, दंड और कमल व दल के साथ शांत भाव में दर्शाएगा। देवता को उसके प्रतीक चिन्हों के अनुसार दर्शाता है। अंतः प्रकृति से अंकन, यह बाहरी दुनिया के बजाय मनुष्य के आंतरिक स्वभाव और भावनाओं को गहराई से दर्शाने पर केंद्रित है। अजंता के पद्मपाणि में गौतम बुद्ध के विचार मुद्रा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अलंकारिकता, कला में अलंकरण का उपयोग आकर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। अजंता, बाघ, राजपूत, मुगल शैली में सुंदर अलंकरण देखने को मिलते हैं। आकृतियाँ तथा मुद्राएं, भारतीय कलाओं में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की अंग भंगिमाओं और मुद्राओं का विशेष महत्व है, जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अजंता के चित्र अपनी भावपूर्ण मुद्राओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। रेखा और रंग, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। उसमें आकृतियाँ सपाट रंग भर का प्रयोग किया गया है। रंगों का उपयोग अलंकारिक या कलात्मक योजना पर आधारित है। साहित्य पर आधारित, भारतीय चित्रकला साहित्य पर आधारित है, जहाँ चित्रकार ने काव्य में भारतीय चित्रकला साहित्य पर आधारित है, जहाँ चित्रकारों ने काव्य में वर्णित साहित्य के अनुरूप ही चित्रों का निर्माण किया, जैसे केशव की रसिक प्रिया, बिहारी की सस्तही, जयदेव की गीत गोविंद, भानु की रसमंजरी इत्यादि। महाभारत, गीत गोविंद, रामायण, जैसे रामायण में देखा है आपने सीता माँ धरती में समा रही हैं, सीता का हरण का सीन हुआ। और महाभारत में आप देखा द्रौपदी का चीरहरण सीन हुआ। कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दर्शाया गया है। इन सब चीज़ों में चित्र बने हुए हैं। गीत गोविंद में प्रेम पे आधारित चित्र बने हुए हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की मेन भूमिका है उसमें। अध्येताओं, हम चाहते थे कि आपको प्रागैतिहासिक काल भी इसी वीडियो में पढ़ा दें, किंतु वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए उसे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आशा है कि आपको कला का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हम आर्ट वाले किसी से कम नहीं।